हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम आपके लिए यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपके लिए क्लासेस लेके आई हुई हूँ। और इन क्लासेस में हम अपनी, आप कह सकते हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो इन क्लासेस में मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन सारे कर चुके हैं। अब हम जो हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं। अगर आपने हमारी क्लास पे अगर साइंस का एजुकेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर नहीं देखा है बहुविकल्पीय प्रश्न वाली क्लास, तो आप जाकर देख सकते हैं। और उसमें मैंने अति लघु उत्तरीय भी प्रश्न करा दिए हैं। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे देखने को मिलेंगे और ये क्लासेस आपको रामबाण साबित होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हम करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो थर्ड पेपर है वो हमारा साइंस का है। जैसा आपको पता है, यहाँ पर हम आज करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए हमारी क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस करिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप टाइम से क्लास में आ सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। और इस क्लासेस में जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। ठीक है, आपका ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर का जो है रिपीटेड होता है। मान लीजिए तीन क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीटेड हो गए प्रीवियस ईयर वाले, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए हैं और 2 मान लीजिए और कहीं से भी आ गए, आएंगे सिलेबस में से ही। तो ठीक है, इसलिए आप पहले से तैयार रहिए। ये क्वेश्चन आपको सीधे पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस क्लास से फ़ायदा ले सकें और अपने तैयारी अच्छे से कर सकें। देखेंगे हम अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, चुंबकीय बल रेखा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखा से आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर में, इसकी 2 विशेषताएं लिखनी है। पहला इसमें है कि यह समांतर बल रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर बल रेखाएं होती हैं और ये हमेशा एन से एस की ओर जाती हैं। ठीक है, एन से एस की ओर जाती हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। इस तरीके से जाती हैं ये रेखाएं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, लिखिए। तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें हम सर्वहारी जंतु कहते हैं। ठीक है, जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वहारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मनुष्य क्या है? सर्वहारी है। वो सभी तरीके का जो है खाना खा लेता है, नॉन वेज भी खाता है, और जो है मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। ठीक है, और शाकाहारी यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अयस्क के संद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया करते हैं। तो किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर किया करते हैं? जिनका धनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या है? जिनका धनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है उन्हें हम क्या कर सकते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, एड्स का पूरा नाम है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्यूरेट ह्यूमैनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है? एड्स का पूरा नाम है। ये 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है 6 नंबर है कि धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया क्या होती है? लोहे की जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या
अन्य पात्र को पिघलाते हुए जस्ते को 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो ये आपका देखिए 17 में पूछा गया है, 2017 में। तो देखते हैं ये प्रक्रिया क्या है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर पर या अन्य पात्र को पिघलाते हुए जस्ते में डुबो देते हैं, ठीक है। इसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जो होती है जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। जो लोहे पर हम जो जस्ते की परत चढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। और घरों में छतें बनाने के लिए उपयुक्त लोहे की चादर बाल्टियों और ड्रमों, क्या है, बाल्टियों और ड्रमों होगा ये, ठीक है। ड्रमों को संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है, मतलब कि उसमें जंग ना लगे, इससे बचाने के लिए हमें ये प्रक्रिया जो हम करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी क्या है, विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, ठीक है। और ये किस पे, लीवर पर एक गंभीर संक्रमण रोग है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रभावित लीवर हमारा प्रभावित होता है। इसे टीके द्वारा क्या है, आसानी से रोका जा सकता है। इसे टीके के द्वारा आसानी से रोका जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। और ये देखिए आपका 17 और 18 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधे ना होकर जटिल हो जाती है, क्या है, जब खाद्य श्रृंखला सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, ठीक है। तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या बन जाता है, एक जाल बन जाता है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत के 2 सुचालक 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, विद्युत के 2 कुचालक पदार्थ के नाम लिखिए। तो ये भी आपका 17-18 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विद्युत के 2 सुचालक क्या हैं सोना और एल्यूमिनियम, ठीक है। और विद्युत के कुचालक क्या होते हैं, रबर और प्लास्टिक होते हैं। विद्युत के सुचालक मतलब जिनमें विद्युत धारा जो है प्रभावित हो सकती है, जिसमें विद्युत धारा जा सकती है, ठीक है। और विद्युत के कुचालक क्या होते हैं, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन पे विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम बताइए। जो सर्वदाता भी है और सर्वग्राही भी है, तो वो कौन से हमारे होते हैं, रक्त ओ और ए बी, क्या है, रक्त ओ और ए बी जो होते हैं सर्वदाता और सर्वग्राही होते हैं। आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 11 नंबर है कि विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि यह परमाणु किसी सहसंयोजी, क्या है, सहसंयोजी होगा, क्या होगा यहाँ पे, किसी सहसंयोजी ठीक है, सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे हम किससे, एक्स के द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। ये विद्युत ऋणात्मकता होता है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी के लिए भी लिखिए, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया है 12 नंबर, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उनमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी
को भी लिखिए। तो ये आपका 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव के 4 प्रकार के कितने होते हैं, रक्त वर्ग होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितने प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं मानव में, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला इसमें दिया है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, दूसरा है ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे इसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपका ए और बी ये दोनों क्या होते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रतिजन होते हैं। ठीक है, और प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होते हैं, प्रतिरक्षी कोई भी नहीं होता है। प्रतिजन होते हैं लेकिन प्रतिरक्षी नहीं होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे लिखा है, जो प्रतिजन है ए बी दोनों होते हैं, लेकिन प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं होता है, मतलब ए बी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। तो खनिज क्या होता है, धातुओं के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, NaCl, KCl और CaCO। ठीक है, और अयस्क देखते हैं, उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन से बाहर लाया जाता है। क्या है, अयस्कों को हम कैसे निकालते हैं, खुदाई करके निकालते हैं, मतलब खनन से बाहर निकाला जाता है। फिर इनका शुद्धिकरण होता है, इसके महत्वपूर्ण तत्व लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए बॉक्साइट हो गया, सिल्वर हो गया और कोरडम हो गया। ये सब आपके क्या हैं, खुदाई करके निकाले जाते हैं, इनका खनन होता है, फिर इनका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मानव जीवन व जंतु जगत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर पौधे ही नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है, तो रक्त वर्ग कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ए बी होगा और ओ होगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पिग आयरन किसे कहते हैं। क्या है, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो बत्तीय भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। ठीक है, तो बात्य भट्टी, आपको भट्टी का चित्र भी आ सकता है बनाने के लिए, तो आप भट्टी का चित्र भी तैयार कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना, ये क्या होगा, पटना नहीं होगा, घटना होगा। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है। ठीक है, इसीलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं, विद्युत धारा का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, युगात्मक की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया है। तो ये किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन ने दिया है। ठीक है, 20 देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं। तो सूखा चेहरा, लगातार बीमार रहना और क्या है, वजन, क्या है, वजन ना बढ़ना, वजन ना बढ़ना। और इसी तरह से कई लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर।
21 नंबर क्वेश्चन दिया है, खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। क्या है? सभी जीव एक दूसरे पर क्या कहते भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसे एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसी को हम क्या कहेंगे? खाद्य श्रृंखला कहेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स होता है HIV विषाणु के द्वारा। इसको हम कहते हैं एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, क्या है? वायरस। इससे क्या होता है? एड्स होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित तथा त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहते हैं। इसमें अप्रशिक्षित व्यक्ति होगा, उसे कुछ प्रशिक्षण नहीं मिला होगा डॉक्टरी का, कि ना उसने कुछ ट्रेनिंग वगैरह की होगी, वो केवल ऐसे ही कोई राह चलता भी हो सकता है आपकी मदद करने वाला। इसी को क्या कहेंगे? प्राथमिक उपचार कहेंगे। तो उसके द्वारा दिया गया आपको ट्रीटमेंट प्राथमिक उपचार कहा जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, अयस्क से आप क्या समझते हैं? तो खनिज पदार्थ जिसमें धातुओं का सरल से निष्कर्षण किया जाता है, यह किया जा सके, अयस्क कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का कार्य लिखिए। ठीक है, तो देखेंगे कितने प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं जो हमारी होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली होती है लाल रुधिर कणिका, दूसरी होती है श्वेत रुधिर कणिका, इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, श्वेत रुधिर कणिका, ठीक है, और अगली होगी जो रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? रुधिर प्लेटलेट्स कहते हैं। इसको हम साइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि समजात 26 नंबर क्वेश्चन दिया है, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं। क्या? कार्य में भिन्न होते हैं। ठीक है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ का पंख हो गया, घोड़े की टांग हो गई, बिल्ली का पंजा हो गया। मौलिक रचना कैसी होती है? समान होती है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। चमगादड़ पंख क्या होते हैं? वो उड़ने के काम करते हैं। घोड़ा अपने जो टांगे होती हैं उसको उनको दौड़ने का काम करता है, और जो बिल्ली का पंजा होता है वो क्या है? अपना शिकार करने के लिए उपयोग में लाती है। तो देखने में तो समान लगेंगे लेकिन इनका कार्य अलग होता है। और भौडिंकीय विकास भी समान होता है। ठीक है, क्या है? भौडिंकीय विकास भी समान होता है, परंतु सभी का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। मतलब जी इनका विकास भी एक तरीके से होता है। जैसे इन सबका विकास क्या होता है? समान तरीके से होता है, और इनका क्या है? और देखने में भी समान होते हैं, लेकिन इनका कार्य ही अलग अलग होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 27 नंबर। 26 नंबर हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, ये आपका जो है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन है कि किसी परिपथ की 5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे में प्रवाहित होती है। कितने घंटे में? 1 घंटे में प्रभावित होती है। आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, शायद आपको भी पूछा जा सकता है। तो इसकी हम गणना कैसे करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, तो आवेश की मात्रा की गणना, मात्रा की गणना
आई बराबर क्यू बटे टी क्यू बराबर क्या है, आई इंटू टी। हमें निकालना है आवेश की मात्रा निकालना है। आवेश को हम क्यू से व्यक्त करते हैं और आई यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर एम्पियर है, ठीक है। और टी क्या है, जो घंटा दिया है, जो टाइम हमारा दिया है, ठीक है। क्या है यहाँ पर जो टाइम दिया है, इसको टी में सही से लिख देती हूँ। टी, ठीक है। तो इसको देखेंगे आई क्या दिया है, आई यहाँ पे हमारा 5 दिया है एम्पियर जो है, ठीक है। और टी क्या दिया है, टी हमारा दिया है 1 घंटे में। तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको यहाँ पे हम ऊपर लिख लेंगे, इसको ये लिख लेते हैं 5 इंटू, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 5 इंटू, इसको इससे गुणा कर देना है 36, ठीक है। इसे हमें सेकंड में निकालना है, तो 1800 सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है। क्वेश्चन दे सकते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। ये आपका 21 और 16 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। तो आवेशित कणों के प्रवाह की दिशा से परिभाषित होती है, इसीलिए ये अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है, अदिश राशि। अदिश राशि कहलाती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 21 में आया है, 21 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपका 16 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है HIV पॉजिटिव व्यक्ति का पता लगाने के लिए किस परीक्षण को कराया जाता है। तो वो है हमारा HIV वायरस लोड टेस्ट कराते हैं। क्या कहलाते हैं, HIV वायरस का पता करने के लिए लोड टेस्ट कराया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम अपना। 31 नंबर क्वेश्चन दिया है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार संक्रमण होने की संभावना को कम करने में मदद करता है। और इसमें अगला पॉइंट है कि मामूली कट घाव की उचित देखभाल करने से स्थिति खराब होने से बच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबक के चारों ओर का यह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन दिया है मेडलिफ की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडलिफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त तथा समूह हैं। तो कितने हैं, मेडलिफ आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, 9 वर्ग हैं। कितने हैं वर्ग, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं अच्छे से, ठीक है। 9 वर्ग हैं। और आवर्त पूछा जाए, आवर्त कितने हैं, 7 आवर्त हैं।
ठीक है, 7 आवर्त हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। और वर्ग कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 वर्ग हैं। ठीक है, तो आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, आवेश का मात्रक क्या है? एकांक आवेश कितने, एकांक आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। तो एकांक 1 कूलाम। आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मिनट की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश का 90 × 10 न्यूटन के बल से प्रतिकर्ष करता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिख सकते थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। तो प्रतिरोध R है और जो विद्युत होता है वो क्या होता है? V होता है। का स्रोत लगने पर इनमें विद्युत धारा I प्रभावित होती है। यह तीनों राशियां ओम के नियम का पालन करती हैं। तो R, B और I किसका नियम का पालन करती हैं? ओम के नियम का पालन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवर्त तथा वर्ग से क्या समझते हैं? तो आवर्त क्या है? तत्वों के परमाणु भार में वृद्धि क्रम में क्रमबद्ध करने पर क्षैतिज क्या होगा? क्षैतिज होगा। क्षैतिज। ठीक है, 36 कतारें प्राप्त होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त कहते हैं। तो वर्ग आवर्त नियम के अनुसार क्या है? तत्वों के परमाणु भार के वृद्धि क्रम में 36 कतारों में सजाने पर समान गुण वाले तत्व एक ही अर्धगोल कॉलम में उपस्थित होते हैं, उन्हें हम वर्ग कहते हैं। जब ये कॉलम में होंगे तब हम उनसे वर्ग कहेंगे, जब ये कतार में लगे होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? आवर्त कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, खनिज तथा धातु से आप क्या समझते हैं? तो भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, एलिजा परीक्षण क्या है? तो डायरेक्ट एलिजा तकनीक एक परीक्षण है जिसमें एक एंजाइम लेवल एंटीबॉडी का उपयोग सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन घोल में उपस्थित एनालायन में बाइंड होने के लिए करते हैं। एक बार बाइंड होने पर एंजाइम लेवल एंटीबॉडी रंग बदलने के लिए अपस्टेंट के साथ रिजेक्ट कर सकती है, जो एनालायन की मात्रा का पता करने में सहायता करती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? एलिजा परीक्षण होता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आवेश विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताइए। तो आवेश विभवांतर और कार्य में क्या संबंध है? आवेश बराबर कार्य बटे विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। ठीक है, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश होता है। क्या है? आवेश होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन है मैडलिब की आवर्त, 40 नंबर क्वेश्चन है मैडलिब की आवर्त में कोई 3 दोष बताइए। तो पहला है हाइड्रोजन को क्षार धातु और हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्ग में रखा गया है और समस्थानिकों के लिए कोई नहीं है, मतलब कोई भी वर्ग नहीं बनाया गया है। समान गुणों, तो 118 क्या होते हैं, समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे Cu तथा Hg और Ag और T, इन सबको क्या है इनके तत्व गुण जो है समान है, लेकिन इनको अलग अलग रखा गया है आवर्त सारणी में, यही इसका दोष है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व परमाणु की वह क्षमता जिसमें एक साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अपनी ओर खींचने और उन्हें क्या अपनी ओर खींचता है और उसे ताप के विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं इन तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत आवेश क्या है। तो पदार्थ के परस्पर रहने से उस पर जो आवेश की मात्रा क्या है, उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है, क्या रहती है, संचित रहती है, ठीक है, उसे स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लैकलिन ने जो है आवेश को 2 प्रकार के बताया है, एक होता है धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक का ये चिन्ह होगा और ऋणात्मक का माइनस चिन्ह होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है आवेश के आकर्षण और प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं। तो समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, तो जैसे मान लीजिए प्लस प्लस होगा और माइनस माइनस होगा, ठीक है, तो प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है, क्या होता है, विपरीत के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है, जैसे माइनस प्लस आवेश के मध्य, ठीक है, इसमें आकर्षण होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 45 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आवर्त सारणी में दुर्लभ मृद तत्व, ठीक है, के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है, कहाँ पर इन्हें रखा गया है। तो देखेंगे आवर्त सारणी में दुर्लभ मृद तत्वों को 122 के परमाणु संख्या है इनकी, ठीक है, और 47 से 71 के बीच में क्या है, ये इन सभी को रखा गया है और इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है। कितने समूह में, तृतीय समूह में रखा गया आवर्त सारणी के। नेक्स्ट आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिका की कमी हो जाती है। तो किस प्रकार की कोशिका की यहाँ पर कमी होती है। तो एड्स विषाणु के शरीर में CD4 क्या है, CD4 प्लस कोशिकाओं की कमी हो जाती है, क्या है, CD4 प्लस कोशिकाएं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है इस क्वेश्चन को। तो सर्वहारी जंतु कौन से होते हैं। सर्वहारी जंतु वे होते हैं जो पौधे, वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज, जंतु, मांस दोनों के भोजन को क्या है, सम्मिलित करते हैं, सर्वहारी कहलाते हैं। उदाहरण में मनुष्य जो होता है सब कुछ भक्षण कर जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर है कि रक्त जमने में फाइब्रोनोजिन की क्या भूमिका है। तो रक्त जमने में 48 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि रक्त जमने में फाइब्रोनोजिन की क्या भूमिका है, लिखिए। तो फाइब्रोनोजिन रक्त में पाए जाने वाला एक क्या है, प्रोटीन है, जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का जमाने के लिए होती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रोनोजिन
यकृत में उत्पादित होता है। तो कहाँ पर होता है? यकृत में उत्पादित होता है, ठीक है। तथा और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रोनोजिन एक प्रकार की रचना बनता है जो चोट, यहाँ पे चोट आएगा, क्या है? चोट पर अंशदित हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से फाइब्रोनोजिन की हमारे रक्त में जमने में भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है कि अयस्क के संधारण की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। अयस्क के संधारण की आवश्यकता क्यों है, लिखिए। संधारण में समान 2 विधियां हैं, उनके नाम लिखिए। तो खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिज से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रक्रिया संधारण कहलाती है। जो खनिज, जो हमें खान से जो चीज़ें मिलती हैं, खनिज मिलते हैं, वो क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं, और उन्हीं को हम जब अशुद्धियाँ उनकी दूर करते हैं, उसी को संधारण कहते हैं, ठीक है। संधारण की क्या है? विधियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले यहाँ पर दी है विधि द्रव्य चलित विधि। क्या है? द्रव्य होगा, द्रव्य चालित विधि, द्रव्य चालित धुलाई। अगला है झाग प्लवन विधि। इसके बाद है घनत्वीय विधि। क्या है? घनत्वीय विधि, घनत्वीय ठीक है। इसको समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे देखेंगे अगली विधि यहाँ पे क्या होगी। अगली विधि यहाँ पे हमारी होगी कि चुंबकीय विधि। क्या है? विद्युत चुंबकीय विधि, ठीक है। तो पहली ये हमारी हो गई, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 विधियाँ हमारी हैं। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लें ताकि वो भी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से कर सकें। 50 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा की परिभाषा। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रा को स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा किसी चालक में आवेश के बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि आवेश सेकंड में बहता है तो विद्युत धारा किसमें बहती है? तो विद्युत धारा यहाँ पर हम लिखेंगे विद्युत धारा बराबर विद्युत धारा बराबर क्या होगा? I बराबर Q/T, ठीक है, ये होगा। और इसका मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है किस विद्युत वर्ग को सर्वदाता तथा किस विद्युत वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। तो सर्वदाता किसे कहते हैं? सर्वदाता जो रुधिर होता है वो हमारा होता है O। क्या होता है? O होता है, ठीक है। और सर्वग्राही रुधिर क्या है? हमारा AB है। क्या है? AB है। तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो ये सभी को पता है क्या है? सूर्य है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है 53 नंबर क्वेश्चन है कि परितंत्र का कार्य बताइए। तो परितंत्र का कार्य क्या होता है? परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है, और पारिस्थितिक पिरामिड जो है इससे बनता है, ये इसका कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है पारिस्थितिक पिरामिड की खोज की है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चार्ल्स एल्टन ने की है, और कब की है? 1927 में की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या का पिरामिड होता है, ठीक है, जीव भार का पिरामिड होता है, और ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो सोडियम को किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व को विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन, क्या है? फ्लोरीन, जिसे हम F से व्यक्त करते हैं, इसमें विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है आवर्त सारणी का नियम बताइए। तो तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण जिसके परमाणु भारों में आवर्त फलन होते हैं, ये हमारा क्या है? आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं की सरलता से निष्कासित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। अब 60 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि धातु कर्म किसे कहते हैं? तो अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिकर्षण में शामिल समस्त प्रक्रमों में धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य किस अयस्क से किया जाता है? तो पिच ब्लेड से किया जाता है। किससे? पिच ब्लेड से किया जाता है। किससे किया जाता है? पिच ब्लेड से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है तांबा के दो अयस्क के नाम बताइए। तो कौन सा है? इसमें है आएगा हमारा क्यूपाइट आएगा और कॉपर पाइराइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है एल्यूप्राइड के दो अयस्कों के नाम बताइए। तो इसके दो अयस्क कौन से होंगे? कायोप्लाइट होगा और बॉक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड पूछ लिया जाता है। इसका कौन से अयस्क है? ठीक है, ये कौन से अयस्क से बना है बॉक्साइड? तो यहाँ पे एल्यूप्राइड होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन दिया है कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम बताइए। तो कैल्शियम के 3 अयस्क हैं। पहला यहाँ पे दिया है एस्बेस्टस और डोलोमाइट और जिप्सन। क्या है? जिप्सन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे अपना। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन है लिथर्स किसे कहते हैं? लीथर्ज किसे कहते हैं? तो लैंड ऑक्साइड को लीथर्ज कहते हैं। यह क्या है? यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है पिरामिड किसे कहते हैं? तो परितंत्र में समस्त जीव, क्या है? परितंत्र में समस्त जीव को उनकी संख्या, जीव धर तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन करना ही पिरामिड कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। अपघटनकर्ता का उदाहरण क्या है? जीवाणु और कवक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया 69 नंबर की द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण है। तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 70 नंबर की उपभोक्ता किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। उपभोक्ता का है वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए उपभोज्य पदार्थ का उपभोग करते हैं, जैसे मेढक हो गया, टिड्डा हो गया, खरगोश हो गया, सर्प हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन दिया है कि उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो उपभोक्ता की श्रेणी है, प्रथम श्रेणी है, यहाँ पे आपकी द्वितीय श्रेणी है, फिर तृतीय श्रेणी, फिर उच्चतम उपभोक्ता होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, पहले आएगा प्राथमिक, यहीं पे मैं काउंटिंग कर देती हूँ। पहला आपका ये होगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये कितने हैं? पूरे टोटल 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण से क्या आशय है? तो पर्यावरण 2 शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण। ठीक है, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही क्या है? पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है परितंत्र, परिस्थितिक शब्द का सबसे पहले किसने उपयोग किया था? तो सबसे पहले ये किसने दिया था? परितंत्र, ये आपका दिया है, ये दिया है एजी टॉन्सले ने दिया है। और कब दिया है? 1935 में दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है परितंत्र के कितने घटक हैं? तो परितंत्र के 2 घटक हैं, एक जैविक घटक हो, एक अजैविक घटक होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैविक घटक किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव
जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं उसे जैविक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक घटक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम चलेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है, अजैविक घटक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव घटक जो हैं आते हैं उन्हें कहते हैं हम अजैविक घटक कहते हैं, जैसे ताप, सूर्य और प्रकाश हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि परितंत्र किसे कहते हैं? तो परितंत्र की परिस्थितिकी भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक तथा आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि रुधिर क्या है? तो रुधिर एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर आपका ऊतक होता है जो प्लाज्मा तथा रुधिराणु से बना होता है। रुधिर का pH 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर कैसा होता है? क्षारीय विलयन है। आप अगर उसको थोड़ा सा अगर आप रक्त को चख के देखेंगे तो आपको क्षारीय तरीके से लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 79 नंबर क्वेश्चन है कि एरिथ्रो। अब हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन दिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस किसे कहते हैं? तो यदि पिता का रक्त RH होगा, क्या होगा? RH होगा यहाँ पे, RH प्लस हो तथा माता का रक्त क्या हो? RH माइनस हो, तो जन्म लेने वाला जो शिशु होता है, जन्म के बाद पहले गर्भाशय अथवा जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर जो है अगर पिता का रक्त क्या होता है? RH प्लस है और माता का RH माइनस है, तो क्या होता है? जन्म लेने वाले शिशु की क्या होती है? जन्म से पहले गर्भाशय में भी क्या है या अथवा जन्म के तुरंत बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है? तो धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है यहाँ पर हमारा? तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि खनिज किसे कहा जाता है? तो भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर है कि श्वेत रुधिराणु के कार्य बताइए। तो शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है और रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करना है। क्या है? भक्षण करना है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि होमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्तअल्सा हो जाता है। क्या होता है? रक्तअल्सा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य है। तो रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। अगला है कि एंटीजन तथा एंटीबायोटिक में अंतर क्या है? तो एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में होता है, जबकि एंटीबॉडी किसमें होता है? प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 86 नंबर है कि रुधिर वर्ग को सर्वदाता क्यों कहते हैं? तो रुधिर वर्ग, यहाँ पर आपका वर्ग आएगा O। रुधिर वर्ग O को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं है। यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। ठीक है, कोई भी एंटीजन इसमें नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रक्त वर्ग AB को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है तथा यह समस्त रुधिर वर्गों में रुधिर ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 88 नंबर है कि जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। एक होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक यह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, नील हरे शैवाल हो गए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है द्वितीय उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है? तो द्वितीय उपभोक्ता क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता ये हैं जो अपना भोजन
जो अपना भोजन प्रथम उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इनके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे आपका भेड़िया, बिल्ली और क्या होगा आपका यहाँ पे मेढक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। तो वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं उन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं, जैसे शेर और सर्प हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है। रुधिर स्कंदन में रुधिर प्लेटलेट सहायता करती हैं। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है और कार्य बताइए। हीमोग्लोबिन एक रक्त पदार्थ है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर तथा रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणु में पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, धमनी तथा सिरा में अंतर। तो धमनी और सिरा में अंतर देखते हैं। धमनी यहाँ पे दिखाएगा, धमनी रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती हैं, जबकि सिराएं रक्त को अंगों से हृदय में लाती हैं। और ध्वनि में शुद्ध रुधिर बहता है, जबकि सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। धमनी में रक्त दाब के साथ बहता है, क्या है, दबाव के साथ रक्त बहता है, जबकि सिराओं में क्या होता है, सिराओं में गति के साथ निरंतर रक्त बहता रहता है। ये अंतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है। तो रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर है। ठीक है, और इन्होंने कब की थी, 1930 में खोज की थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, विटामिन के हमारा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु का नाम बताइए। तो सबसे भारी धातु क्या होती है, ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम होती है सब। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 99 नंबर है कि सबसे कठोर धातु का नाम लिखिए। तो प्लेटिनम क्या होती है, सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सुचालक किसे कहते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होती है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सारे आपके होंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी है और किस क्वेश्चन में आपको जो है प्रॉब्लम हुई है। आप इस क्लास को देखना भी जरूर और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना, और केवल देखते ही नहीं जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अच्छा चालक कौन है। तो चांदी है। ठीक है, चांदी पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे क्या है, तांबा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है इसके बाद है 103 नंबर है कि प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है। तो प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड होता है। इसका कोई क्या होता है, आकार नहीं होता। ठीक है, तो 104 नंबर हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। 103 नंबर हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चुंबकत्व क्या है। तो चुंबक का गुण जिसके द्वारा यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबकत्व कहलाती है। चुंबक के सिरों के निकट चुंबक का सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और क्षेत्र चुंबक के 104 नंबर क्वेश्चन कर लिया। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन दिया है, चुंबक के गुण बताइए। तो चुंबक के सिरों के मध्य चुंबक का सबसे अधिक होती है, ये चुंबक का ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के मध्य क्या होता है, चुंबकत्व नहीं पाया जाता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया है कि चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर ही जो है ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला है, चुंबक के दो ध्रुवों को मिलने वाली रेखा को चुंबकीय रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 106 नंबर है कि ओम, एम्पियर तथा वोल्ट में संबंध बताइए। तो वोल्ट बराबर एम्पियर इंटू ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को
हिम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हिमेटिन होता है। क्या होता है? लौह यौगिक क्या होता है? हिमेटिन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? इसके बाद हमारा 108 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल है। तो आरबीसी का होता है 12 से 120 दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन, प्लेटलेट्स होती हैं 3 से 5 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उन जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी का केंद्र पाया जाता है। क्या है? आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट और लामा नामक स्तनधारी क्या है? स्तनधारी हैं जिनमें आरबीसी का है, आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन दिया है आरबीसी जैसे हम लाल रुधिराणु कहते हैं, इसका कार्य बताइए। तो शरीर में प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना और शरीर को प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। इसके बाद है रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। ठीक है, इसका कार्य। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया है 111 नंबर है। क्वेश्चन दिया है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता की प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर उपभोक्ता दिए हैं और यहाँ पे प्रवृत्ति दी है। प्रथम उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होंगे। तृतीय उपभोक्ता क्या होंगे? सर्वहारी होंगे। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपघटनकर्ता। अपघटन से आप क्या समझते हैं? तो अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे जटिल पदार्थ है इसको अपघटनकर्ता बीच में होगा, फिर सरल पदार्थ में से तोड़ लेंगे। जैसे हम क्या, जीवाणु और कवक होते हैं उदाहरण में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। तो अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था। और इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्राथमिक उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपना भोजन उत्पादन से प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक तथा हरे पेड़ पौधे से बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे को खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे खरगोश हो गया, टिड्डा, हिरन, हाथी और घोड़ा। अगला है 115 नंबर क्वेश्चन है तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? सांप है। ठीक है, क्या है? सांप है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण क्या है? ये मनुष्य और बाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि रुधिर का पीएच क्या है? रुधिर का पीएच कितना है? तो रुधिर का पीएच कितना है? 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है कि एक वयस्क व्यक्ति का औसतन कितना रक्त होता है? तो कितना है? 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हम अपना देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातु के नाम बताइए। तो गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर और मरकरी हमारे क्या होते हैं? उत्कृष्ट धातु होती हैं। 120 नंबर क्वेश्चन दिया है धातुओं का सबसे आघातवर्धन होता है। तो सबसे आघातवर्धन क्या होता है? सोना और चांदी होता है, यह आघातवर्धन होगा। आघात वर्धे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन दिया है कौन कौन धातु विद्युत धारा को सर्वाधिक चालक हैं। तो चांदी और तांबा है। ठीक है, इसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन है मतदाता के समय अमिट स्याही को हाथ की उंगली पर लगाया जाता है, इसका नाम बताइए। तो क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होती है जब हम मतदान करने जाते हैं तो हमारी उंगली पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है धातु किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन अब हमारा दिया है सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचयन तत्व का नाम बताइए। तो हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम। लिथियम होगा, इसे हमें LIC लिखते हैं। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है कि सबसे प्रबल अपचयन तत्व का नाम बताइए। तो फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 नंबर है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह
की दिशा होती है, तो ऊर्जा के प्रभाव की दिशा, तो ऊर्जा के प्रभाव की दिशा क्या होती है? तो परितंत्र में ऊर्जा के प्रभाव की दिशा सदैव क्या होती है? एक दिशात्मक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 127 नंबर, उत्तर प्रदेश में कब से, उत्तर प्रदेश में 127 नंबर, उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलीथीन को प्रतिबंध कर दिया गया? तो कब किया गया? 21 फरवरी 2016 में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण तत्व के खोज करता है, तो विलियम, कौन है? विलियम हॉर्न है। क्या है? हॉर्न। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर है, रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? तो लाल रुधिराणु। ठीक है, RBC। अगला क्वेश्चन 130 नंबर है, मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? तो रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। यह आजीवन तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। कितने परसेंट? 90% यहाँ पे जल होता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारा दिया है, रुधिराणु किसे कह, रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हम कई बार क्वेश्चन कर चुके हैं। 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 21 दिसंबर की, रुधिर का कार्य बताइए। तो रुधिर का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना होता है, और O2 और CO2 एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जित पदार्थ और हार्मोन्स का संवहन करना, शरीर का तापमान पर नियंत्रण करना और शरीर की बीमारियों से रक्षा करना, ये क्या होता है? रुधिर का कार्य होता है। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि रुधिर बैंक किसे कहते हैं? तो रुधिर बैंक वह बैंक है जिसमें रुधिर जो होता है, रुधिर आधार हेतु एकत्र करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा जरूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन चलेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है? तो मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। कितना? 7%। तो आज की क्लास यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। क्लास आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए इन क्लासेस को। और जो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं इससे पहले वाली, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और ये सारी क्लासेस आपको रामबाण साबित होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।